नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मील्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस? निम्न में से किस भोजन में फास्फोरस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बताओ, आपको अगर पता है तो बताओ भैया, फास्फोरस सबसे ज्यादा किस में मिलेगा? फास्फोरस सबसे ज्यादा किस में मिलता है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है सबसे ज्यादा फास्फोरस किस में मिलता है। सबसे पहला जो आंसर है वो है रक्त चूर्ण, या जिसको ब्लड मिल भी कहा जाता है। तो ब्लड मिल में अगर हम देखें तो ब्लड मिल के अंदर जो फास्फोरस होता है वो लगभग कितना होता है? वो केवल होता है 1%। कितना होता है? तो यहाँ जो फास्फोरस होता है वो 1% होता है, मतलब रक्त चूर्ण के अंदर, ब्लड मिल के अंदर। फिर हॉर्न मिल, ये हॉर्न है, क्या है? हॉर्न। सींग और खुर जो होते हैं उनको भी बारीक पीस कर उनका भी आटे जैसा भोजन तैयार किया जाता है, उसको कहा जाता है हॉर्न मिल। तो भैया ये तो प्रोटीन है, इसमें तो फास्फोरस बहुत कम होता है, इसको तो हटा दो। फिर फिश मिल, या जिसको कहा जाता है मछली का चूर्ण या मछली का भोजन, तो इसमें लगभग फास्फोरस होता है 16%, ध्यान रखना। और लास्ट है बोन मिल या हड्डी का चूर्ण, तो हड्डी के चूर्ण में लगभग फास्फोरस होता है 20 से 30%। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा डी। क्लियर? डी वाला जो आंसर रहेगा वो करेक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस होता है। इसमें हड्डी के चूर्ण में, इस चीज को ध्यान रखना। हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, तो सीधी सी बात है बोन मिल या अस्थि भोजन या अस्थि का जो चूर्ण है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है, कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं। यहां से ध्यान रखना भैया, ब्लड मिल ये जनरली पशुओं को खिलाते हैं, महंगा होता है, खिलाते तो है लेकिन कम खिलाते हैं। दूसरा हॉर्न मिल सिंग भोजन भी कम खिलाते हैं, जनरली इसका उपयोग किस में करते हैं? उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। फिश मिल इसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, मछली का चूर्ण या फिश मिल, ये मछली मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत, मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत है, ये ध्यान रखना। ये पूछा आता है, कई बार पूछा है, मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत है फिश मिल या मछली का चूर्ण या मछली भोजन। तो यहाँ मछली के चूर्ण में प्रोटीन की अगर हम बात करें ना, तो प्रोटीन ध्यान रखना भैया, इसमें प्रोटीन होता है लगभग 55%, 55% तक प्रोटीन होता है। किसमें? मछली के चूर्ण में 55% तक प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखना, मुर्गियों को प्रोटीन देने के लिए सबसे अच्छा मछली का चूर्ण ही माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हो गया क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है फाउल कोलेरा इज केज्ड बाय। फाउल कोलेरा जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? फर्स्ट है हीमोफिलस गैलिनेरम के द्वारा, फिर नेक्स्ट है एस्केरिचिया कोलाई के कारण, जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है, फिर पोस्चुरेला मल्टीसीडा के कारण होती है, और फिर सोलमोनेला पुलोरम के कारण होती है। हाँ बताओ इसका क्या है, पता है? चलो ठीक, बताते हैं इसका। तो पास्चुरेला मल्टीसीडा इसका आंसर होता है। फाउल कोलेरा, फाउल कोलेरा जो बीमारी होती है, पास्चुरेला मल्टीसीडा जो जीवाणु होता है उसके कारण ये बीमारी होती है। ये बैक्टीरियल डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? बैक्टीरियल। तो फाउल कोलेरा का आंसर है सी। क्लियर? कौन सी डिसीज है ये? तो ये है बैक्टीरियल। कौन सी? बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली ये बीमारी है। इस चीज को ध्यान रखना। अब जो अलग अलग आपको चार आंसर दिख रहे हैं, ये चारों आंसर के बारे में भी ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं काम में आ जाए। जिसमें से ये वाला तो बहुत काम में आता है मुर्गी पालन में। ये एक तो मुर्गी पालन में आपने ये वाली बीमारी पढ़ी है फाउल कोलेरा। दूसरा आपका है सोलमोनेला पुलोरम। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो है ये पुलोरम रोग का रोग कारक है। पुलोरम आपने पढ़ा होगा, जिसको व्हाइट डायरिया भी बोलते हैं।
पुलोरम रोग। पुलोरम रोग का दूसरा नाम है बैक्टीरियल व्हाइट डायरिया, या इसको व्हाइट डायरिया भी कहा जाता है, व्हाइट डायरिया। क्लियर? इसमें सफेद दस्त तो होते हैं, और ये ब्रूडर में मीन्स 10 दिन की उम्र के जो पक्षी होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा रोग पाया जाता है। मतलब इसको ब्रूडर का रोग भी कहते हैं, जो ब्रूडर में पक्षियों को पाला जाता है उसमें ये रोग सबसे ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है ई कोलाई। तो ई कोलाई ध्यान रखना, ये जो एस्केरिचिया कोलाई है इसको ई कोलाई भी कहा जाता है। और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो इसके द्वारा जो होती है वो होता है डायरिया। ये क्या है? एक जीवाणु है जिसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। क्लियर? बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है, इसको कहा जाता है डायरिया। क्लियर? ये डायरिया रोग होता है, ये भी मुर्गियों में, पक्षियों में और पशुओं में भी देखा गया है। फिर नेक्स्ट जो है हीमोफिलस गैलीनेरम। तो ये जो है ये भी एक जीवाणु है, और इसके द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? वो होती कोराइजा। कौन सी बीमारी? कोराइजा, कोराइजा रोग। और ये भी क्या है? तो ये भी बैक्टीरियल डिसीज होती है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना भी है, ये चारों डिसीज में से किसी भी डिसीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आया था आपको 2020 में, अगला क्वेश्चन था आपका कॉक्सीडियोसिस इज ए ड्रेडफुल पोल्ट्री डिसीज इज कॉज्ड बाय। एक भयानक पोल्ट्री रोग कॉक्सीडियोसिस खालिस्तान के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने, अगर आप मेरा शाम का लेक्चर देखते हो तो आपको मैंने कई बार ये बताया है कि जो कॉक्सीडियोसिस रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो कॉक्सीडियोसिस रोग, पहले तो ध्यान रखना भैया, कॉक्सीडियोसिस रोग ये मुर्गियों का खतरनाक रोग है, आप सभी ने देखा होगा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको रेड डायरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल डायरिया, या हिंदी में बोलो तो लाल दस्त। लाल दस्त बोलो, लाल डायरिया, रेड डायरिया, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम याद रखना, इमेरिया टेनेला प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? इमेरिया टेनेला नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण यहाँ पर ये जो कॉक्सीडियोसिस रोग है ये होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको लाल डायरिया या रेड डायरिया भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चीनी का उपयोग खालिस्तान के संरक्षण के लिए किया जाता है। किसके संरक्षण के लिए करते हैं? तो आप सभी को पता है भैया, शक्कर का उपयोग जो करते हैं वो जनरली फलों का जो रस है, या फिर जेम, जेली, मार्मलेड, मुरब्बा, इनके संरक्षण के लिए करते हैं। बिल्कुल डी वाला आंसर। तो जेम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेम में शक्कर की मात्रा मोर देन 60%, 60% से ज्यादा रखी जाती है। कब? जब ये संरक्षित करने के लिए। वैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर 65% से ज्यादा अगर शक्कर अगर हो तो ये स्थायी परिरक्षण का कार्य करती है। शक्कर कब स्थायी परिरक्षण का कार्य करती है? परमानेंट प्रिजर्वेशन का, जब उसमें शक्कर की मात्रा 65 या कभी कभी अगर 66 आ जाए वो भी करेक्ट होता है। 65 या 66% से अगर अधिक शक्कर है तो ऐसी स्थिति में वो परमानेंट परिरक्षण का कार्य करेगी। अस्थायी परिरक्षण का कार्य कब करेगी? टेम्परेरी अगर हम बोले तो जब शक्कर की मात्रा कितनी हो? 15 से 20% हो, तब शक्कर अस्थायी परिरक्षण का कार्य करेगी। यहाँ पर जेम, जेली, मार्मलेड, मुरब्बा, ये सभी आप लोगों ने देखा है। इनमें क्या होता है? शक्कर ही प्रिजर्वेटिव मैटर का कार्य करती है, परिरक्षण का कार्य करती है। इसके अलावा जेम से ये जो तीनों हैं, इसमें अगर आप देखो तो ये सूखी बंद गोभी या गोभी
तो सब्जियां जितनी भी होती है उसमें ब्राइन घोल का उपयोग करते हैं। ब्राइन घोल मतलब नमक के घोल का, मतलब इनको परिरक्षित करने के लिए नमक के घोल का उपयोग करते हैं। ब्राइन घोल मतलब 2% नमक का घोल। सब्जियों के परिरक्षण के लिए 2% नमक के घोल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सब्जी है भैया, तो ये ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये सब्जी नहीं है, तो मछली की भी तो सब्जी बनती है। मजाक कर रहा था, मछली के लिए भी बर्फ और नमक के मिश्रण का उपयोग किया जाता है परिरक्षण के लिए। अचार में 17% नमक होता है, स्थायी परिरक्षण का कार्य करता है, ध्यान रखना। साथ ही साथ इसमें तेल और जो मसाले होते हैं वो भी परिरक्षण का कार्य करते हैं। यहाँ जो जेम है इसमें मोर देन 65% शुगर होती है। इसमें अगर हम TSS बोले जेम का तो सबको पता है भैया 68% होता है। और इसका जो एंड पॉइंट होता है, मतलब जिस तापमान पर ये पकता है, ये भी पूछा आता है एंड पॉइंट कितना होता है, तो इसका एंड पॉइंट होता है 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। जेली का कितना होता है 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम चीज है जेम जेली में, अंतर भी ध्यान रखना। जेम जो होता है वो क्या होता है, फलों का जो पल्प या गुदा होता है उस गुदा और शक्कर के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन जो जेली होता है वो पेक्टिन युक्त फलों के रस से तैयार की जाती है। जो जेली है वो रस से तैयार करते हैं, पेक्टिन युक्त फलों के रस से। और जेम है वो तैयार करने के लिए आपको अम्ल युक्त फलों का गुदा या पल्प लगता है। जेली पारदर्शी होती है और जेम क्या होता है, जेम अपारदर्शी होता है। 212 नहीं प्रीति जी गलत है, वो 212 नहीं है। आप ध्यान रखना, एंड पॉइंट अगर जेली का पूछे ना, किसका, जेली का, तो वो ध्यान रखना कितना आएगा 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आएगा 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर सेंटीग्रेड में बोले तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो आप अपना वो क्लियर कर लेना, ध्यान रखना। जेली के लिए एंड पॉइंट ये होता है और जेम के लिए 222 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाँ 212 तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, वो नहीं है। चलो ठीक, तो ये क्लियर हो गया, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें कुछ बताना तो नहीं है। चलो ठीक, बिल्कुल हो गया है, जो भी आना था सब बता दिया है मैंने, और बाकी तो आप नोट्स में पढ़ ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा आता है, रोपण के बाद गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम की पिंचिंग तक किया जाता है। क्लियर? कब करते हैं? रोपाई के बाद। कितने समय बाद गुलदाउदी या जिसको क्राइसैंथेमम कहते हैं उसमें हम पिंचिंग करते हैं? पहले तो पता होना चाहिए पिंचिंग क्या है, तब आप आंसर बता पाओगे। तो अगर आपको पता है तो बताओ फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए पिंचिंग के लिए? तो यहां पर ध्यान रखना भैया, 2 सप्ताह बाद। कितना? 2 सप्ताह बाद। यहां पर जो गुलदाउदी होती है, गुलदाउदी में 2 बार पिंचिंग करते हैं। क्लियर? पिंचिंग क्या होता है भैया, इसकी जो शीर्ष कलिका होती है, शीर्ष कलिका जहां से फ्लावर निकलेगा उस कलिका को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ा जाता है? ताकि आइट साइड से या पार्श्व या लेटरल ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा निकले और ज्यादा से ज्यादा फूल लगे। फूल की संख्या बढ़ाने के लिए, फूलों का आकार बढ़ाने के लिए और पार्श्व शाखाओं को बढ़ाने के लिए पिंचिंग किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 बार पिंचिंग करते हैं। फर्स्ट जो करते हैं वो कब करते हैं? तो पहली पिंचिंग करते हैं 2 सप्ताह बाद। कब करते हैं? 2 सप्ताह बाद। और दूसरी जो पिंचिंग करते हैं सेकंड, तो सेकंड पिंचिंग करते हैं 5 सप्ताह बाद। क्लियर? ये दोनों चीज ध्यान रखना। तो अगर ये तो आपको डायरेक्ट पूछा है कि रोपण के बाद कब पिंचिंग करते हैं, तो रोपण के बाद तो पहली पिंचिंग ही करेंगे, तो वो 2 सप्ताह बाद, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा डी। लेकिन अगर हम बोले कि अगर स्पेशली वो बोल दे कि दूसरी पिंचिंग कब करते हैं, तो लगभग 5 सप्ताह बाद करते हैं, रोपने के 5 सप्ताह बाद। ध्यान रखना। अब पिंचिंग को भी ध्यान रखना, क्या होता है पिंचिंग? तो पिंचिंग ध्यान रखना, ये
ये पिंचिंग जो होता है, ये देखो ये महिला ये तोड़ रही है ऊपर की शीर्ष कलिका को, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्श्व शाखाएं निकले। इस चीज को ध्यान रखना, इसी को पिंचिंग कहा जाता है। इसके अलावा आपने अगर गेंदा देखा होगा, गेंदा जिसको कि क्या कहा जाता है, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की अगर बात करें तो मैरीगोल्ड में भी पिंचिंग करते हैं, गेंदा में भी करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। गेंदा में जो करते हैं वो 40 दिन बाद करते हैं। कब करते हैं? 40 दिन बाद। मैं लिख देता हूं, आफ्टर 40 डेज। क्लियर? 40 दिन बाद की जाती है भैया पिंचिंग, किसमें? गेंदा में। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा था, नॉर्मल ग्रोविंग सीजन इन डेज इन ड्राई लैंड फार्मिंग इज। शुष्क भूमि खेती में सामान्य वर्धन काल दिनों में होता है। मतलब ग्रोविंग सीजन कितना होता है जहां ड्राई फार्मिंग होती है। तो इसको ध्यान रखना, ये तीनों का ध्यान रखना भैया। एक तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आंसर तो आपके सामने, आपको पता भी होगा। तो लेस देन 200 मतलब 200 दिन से कम। यहां क्या पूछा है आपको? ड्राई लैंड फार्मिंग। तो एक तो आपको पूछा है ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग का भी ध्यान रखना। ड्राई फार्मिंग के लिए होता है 75 डेज। केवल जहां पर ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती हो रही है वहां साल में केवल 75 दिन ही हम फसलों की खेती कर सकते हैं। ग्रोइंग सीजन इतना ही होता है। लेकिन अगर बोल दे ड्राई लैंड फार्मिंग, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में ध्यान रखना, ड्राई लैंड फार्मिंग की अगर बात करें तो लेस देन 200 डेज, ये ध्यान रखना। फिर आपको अगर बोले रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग की अगर बात करें तो ये आपका जो आता है ये 250 डेज, ये ध्यान रखना। ये तीनों का ध्यान रखना, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग, तीनों में कितने दिन तक हम फसलों को लेते हैं साल में, ये ग्रोविंग सीजन याद रखना। ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ केटल इज। मवेशियों के शरीर का सामान्य तापमान खालिस्तान होता है तो कितना होता है? आप सभी को पता है भैया, जो मवेशी या केटल्स होते हैं, केटल्स में गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी प्राणी आ गए और सभी जो स्वस्थ हैं, तो इनके लिए एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना होता है। कितना? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है स्वस्थ गाय, भैंस, भेड़, बकरी के शरीर का तापमान। तो ये वाला आंसर अगर देखो तो इस हिसाब से आपका ये आएगा डी। क्लियर? डी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। इसके अलावा यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये तो फ़ारेनहाइट में, इसको अगर सेंटीग्रेड में पूछ ले तो फिर क्या होगा? तो सेंटीग्रेड में अगर आपको पूछ ले तो आप ध्यान रखना भैया 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, और अगर फिक्स वही बोल दे कि 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको अगर वो सेंटीग्रेड में पूछता तो कितना आता? तो इसका आता 38.4। कितना आता? 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इतना ये काय में आएगा? ये सेंटीग्रेड में आएगा। बदलने के लिए आप सीधा उपयोग कर सकते हो क्या? C/5 बराबर F-32/9, ये सूत्र है। आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जा सकते हो, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जा सकते हो। इसके अलावा अगर पोल्ट्री की बात कर ले, पोल्ट्री की अगर बात करें, मुर्गी पालन में मुर्गियों की अगर बात करें तो मुर्गियों का बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल याद होना है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 106.9 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल देता है, आया ना समझ में एग्जामिनर? तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों मुर्गियों के शरीर का औसत तापमान होता है या सामान्य स्वस्थ मुर्गी के शरीर का तापमान ये होता है। इसको अगर सेंटीग्रेड में बोले तो सेंटीग्रेड में ध्यान रखना 41.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ये सेंटीग्रेड में आता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान आप सभी को पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
स्वस्थ मनुष्य के लिए हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, इनमें से ये तो पूछा ही जाता है, तो जितने भी स्वस्थ पशुओं का बोले वो ध्यान रखना। केवल भैंस का ध्यान रखना, भैंस के लिए रेंज थोड़ी बड़ी है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये स्वस्थ भैंस के शरीर का तापमान होता है। बाकी सभी के लिए तो फिक्स है भैया, कितना, तो ये आप ये वाला आंसर भी देख सकते हो, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे यहाँ जो क्वेश्चन दिया तो यही आंसर आएगा क्योंकि ये होता है एवरेज, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तापमान लेने के लिए आप सभी को पता है भैया थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग इज डेज, मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड खालिस्तान दिन का होता है। कितने दिन का होता है, तो आप सभी को पता है मुर्गी के अंदर दो क्रियाओं को ध्यान रखना, कौन कौन सी, तो एक तो लेइंग और एक हैचिंग। तो यहाँ पर आपको जो पूछा है वो किसके बारे में पूछा है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग, मतलब अंडे से चूजा निकलने का समय, तो इसी को कहा जाता है, ये जो आपको सेने का बोल रहा है ना, यही इसको ही कहा जाता है हैचिंग। क्या कहा जाता है, हैचिंग, मतलब अंडे से चूजा निकलना, चूजा निकलना। इसके लिए लगते हैं 21 दिन, कितने लगते हैं, 21 दिन या 21 डेज, बिल्कुल करेक्ट, सी वाला आंसर। लेकिन अगर आपको बोल दे लेइंग, लेइंग का मतलब क्या हो गया, तो लेइंग का मतलब होता है मुर्गी के शरीर में अंडा बनने में लगा समय, या मुर्गी अंडा कितने समय में देती है। तो मुर्गी के शरीर में जो अंडा बनता है और अंडा पैदा करने में मुर्गी को कितना समय लगता है, उसी को कहा जाता है लेइंग। मीन्स अंडा देने में लगा समय। अंडा देने में कितना समय लगता है, तो 25 घंटे का समय लगता है। एक अंडा देने में 25 घंटे का समय लगता है, एक अंडे को बनने में 25 घंटे का समय यहाँ पर लगता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो चूंकि यहाँ आपका आंसर तो निकल आया, इसके अलावा अंडे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो आप नोट्स में पढ़ोगे ही, लेकिन कुछ जो सुपर क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अंडा होता है, अंडे के 3 भाग होते हैं, आप सभी को पता है भैया, ये होता है कवच जिसको कहा जाता है शेल, क्लियर। फिर अंदर जो होता है इसको कहा जाता है एल्ब्यूमिनस, क्या कहा जाता है, एल्ब्यूमिनस, या हम सीधा बोले तो सफेदी, क्लियर। और ये अंदर जो पीले कलर का भाग होता है, ये पीले कलर के भाग को भी ध्यान रखना भैया, ये होता है पीतक, क्या होता है, पीतक, जिसको क्या कहा जाता है, योक भी कहते हैं। 3 भाग होते हैं इसके मेजर अगर देखो तो। यहाँ पर अगर बात करें कवच की बात करें तो अंडे में सबसे कम जो होता है वो कवच होता है, क्या होता है, कवच, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा अगर हम एल्बुमिनस की बात करें तो अंडे में सबसे ज्यादा एल्बुमिन प्रोटीन होती है जिसको सफेदी कहा जाता है, और ये कितनी होती है, तो ये होती है 59%। कभी वो 60 बोल दे तो भी करेक्ट है, डरना नहीं है, क्लियर। और पीतक या योक अगर बोलो तो ये होता है 30%। तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछा है, अंडे के तीनों भाग में सबसे कम, क्लियर, सबसे कम, सबसे कम क्या है, कवच 11%। ये दोनों टाइप से पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा है। एक बार ये पूछा था कि कवच में अंडे में कवच कितना प्रतिशत होता है, 11%। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि अंडे में सबसे कम कौन सा भाग होता है, तो वो होता है कवच या शेल, क्लियर। दूसरा अगर बोले तो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो एल्बुमिनस प्रोटीन होती है जिसको श्वेतक कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर पीतक कितना होता है, योग कितना होता है, 30% होता है, ये दोनों के बीच का भाग है। और
जो चूजे का निर्माण होता है, तो चूजे का निर्माण किससे होता है, ध्यान रखना, श्वेतक से होता है। चूजे का निर्माण, ये ध्यान रखना, किस भाग से होता है, तो जो श्वेतक होता है जिसको सफेदी कहा जाता है, इसी से चूजे का निर्माण होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अंडे से संबंधित आपको पूछी जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा आप अंडे में प्रोटीन की मात्रा भी ध्यान रखना भैया। अंडे में प्रोटीन, ये भी कई बार पूछा है, अंडे में प्रोटीन। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो अंडे में प्रोटीन जो होती है 12 से 13% के बीच में होती है। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर देखें तो खाया जाने वाला अंडा, इसको भी ध्यान रखना, ये 55 ग्राम, कितना, 55 ग्राम का होना चाहिए। साथ ही साथ इंक्यूबेटर में, या जो ये आपका अंडे सेने के लिए, मतलब हेचिंग के लिए अगर हम बोले या बोल दें इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर में हेचिंग के लिए जो बेस्ट अंडे का वजन होता है वो होता है 57 ग्राम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखना, पूछे जाते हैं, ये अंडे से संबंधित हैं सभी चीजें। हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ, एसएसपी कंटेनिंग 3 प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स नेमली। एसएसपी में 3 पादप पोषक तत्व होते हैं जिनके नाम है। आपको बताना है ये तीनों पादप पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको बताना है आपको। जो एसएसपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसमें अगर हम देखें तो 3 पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये पूछा था आपको क्वेश्चन 2020 पीएटी एग्जाम में। ये होता है कैल्शियम, सल्फर एंड फास्फोरस। नहीं, कौन सा आंसर है, सी वाला आंसर करेक्ट है। यहां ध्यान रखना, फास्फोरस कितना होता है एसएसपी में, सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16%। इसके बाद अगर हम देखें तो कैल्शियम और सल्फर, तो कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम भी ध्यान रखना 21%, और सल्फर जो होता है वो 11% होता है। तो आंसर आपका कौन सा आएगा, सी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे भी डीएपी के बाद फास्फोरस देने के लिए सबसे ज्यादा भारत में उपयोग किया जाता है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। और तीनों का ध्यान रखना, अब चूंकि यहाँ बात आई है तो एसएसपी मीन सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें फास्फोरस 16%, फिर डीएसपी डबल सुपर फॉस्फेट, इसमें फास्फोरस 16 का पहाड़ा बोलते जाओ, 16 दूना 32%, फिर टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसमें अगर फास्फोरस देखो तो 48%। 16 का पहाड़ा याद रखना, एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी। तो ये होता है फास्फोरस का परसेंटेज। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था एसएसपी में 3 जो पोषक तत्व है, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस, ये 3 पोषक तत्व होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, which one of the following is known for its black colored meat? निम्न में से कौन सा अपने काले रंग के मांस के लिए जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होना चाहिए आंसर यहां पर, कौन सा, ए वाला। हाँ ठीक है, तो काले मांस के लिए आप सभी को पता है भैया कौन सा है, कड़कनाथ। आए ना समझ में, ध्यान रखना। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, मेटामायोग्लोबिन। मेटामायोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट होता है इसके रक्त के अंदर, जिसके कारण इसका रक्त भी काला दिखता है, साथ ही साथ इसका मांस भी हो काले रंग का होता है। इसीलिए इस कड़कनाथ को काला मासी भी कहा जाता है। काला मासी मतलब काला मांस वाला, काला मासी, ये वहां की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। नहीं तो आप बोलोगे सर ऊपर बिंदी नहीं लगाया। काला मासी भी कहा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसको अगर देखें
तो इसको कहा जाता है प्राइड ऑफ झाबुआ। क्लियर, ये झाबुआ की शान, ये तीनों इसी के नाम होते हैं, कड़कनाथ के। इस चीज को ध्यान रखना। और कड़कनाथ जो नस्ल है इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कहां के लिए? तो धार व झाबुआ। ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर में ये नस्ल मुख्य रूप से पाली जाती है। इसको जियोग्राफिकल इंडेक्स या टैग भी मिला है। कहाँ के लिए? तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले पूरे एरिया के लिए ये कड़कनाथ को क्या मिला है? जीआई टैग। इसके अलावा ये तो आपने कड़कनाथ, ये आपका आंसर था ये वाला। इसके अलावा जो दूसरी ब्रीड्स है मुर्गी की, उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको भी ध्यान रखना। ये असील बार बार पूछा आता है, इसको भारतीय खेल पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय खेल पक्षी या गेम बर्ड। एक बार ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, गेम बर्ड कौन सा है? तो असील। ये ध्यान रखना, इसका पूछा आता है। ब्रह्मा और कोचीन ये मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। क्लियर। वनराज, वनराज का ध्यान रखना भैया, इसका बहुत पूछा आता है। ये हैदराबाद से विकसित की गई नस्ल है। कहां से? हैदराबाद से। हैदराबाद से विकसित की गई नस्ल है। और ये द्विकाजी है। क्लियर। तो द्विकाजी मतलब ये मांस प्लस अंडा दोनों के लिए उपयोग की जाती है वनराज। क्लियर। ये भी मुर्गी की नस्ल है। और इसका ध्यान रखना, डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद, कहां से विकसित है ये? डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद। ये हैदराबाद से विकसित की गई नस्ल है। तो इनके बारे में ध्यान रखना, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, तो बटर वर्कर इज डिफाइन एज, बटर वर्कर को हम कैसे डिफाइन करेंगे भैया? ये ध्यान रखना, बटर वर्कर जो होता है इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो बटर वर्कर को डिफाइन करने के लिए आप सभी को पता है भैया, ये पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर आपने वो एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन किया है तो उसमें मैंने आपको बताया, और ये 2020 पीएटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये गलत है। आमतौर पर एक हस्त संचालित डेयरी उपकरण, देखो ये गड़बड़ हो रहा है ना, यहां पर दिया है ए यूजुअली ए हैंड ऑपरेटेड। क्लियर। आमतौर पर एक हस्त संचालित डेयरी उपकरण जो मक्खन से छाछ को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, यही काम है। क्लियर। यही वाला इसका आंसर होता है। तो आंसर कौन सा आएगा? ये बी वाला। और ये किसका बना होता है? तो ये ध्यान रखना भैया, ये लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना। और इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है मक्खन में से छाछ के कण और पानी के कणों को अलग करना। तो ये किसका कार्य होता है? ये होता है बटर वर्कर का। एक और होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा आता है, चर्नर। क्लियर। चर्नर, तो चर्नर का काम होता है मथना। आपने गांव में देखा होगा चर्निंग करना, मथना या चर्निंग करना। तो ये चर्नर का कार्य होता है। इन दोनों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान रखना। फिर एक बटर स्कॉच हैंड भी होता है। तो बटर स्कॉच हैंड का मतलब जो कार्य होता है वो मक्खन को पीटना व पलटना। सीधा हम बोलो तो हमारी भाषा में क्या बोल सकते हैं उसको? सरिया। तो उस टाइप का एक उपकरण होता है, वो भी लकड़ी का ही बना होता है। उसका काम होता है मक्खन को पीटते जाना और पलटते जाना। क्लियर। साथ ही साथ बटर नाइफ भी होता है, उसका कार्य होता है मक्खन को छोटी छोटी टिकिया में काटना। एक बटर प्रिंटर भी होता है, उसका कार्य होता है बटर की जो छोटी छोटी टिकिया है उस पर कंपनी का नाम प्रिंट करना।
तो ये मक्खन उद्योग में उपयोग होने वाले यंत्र होते हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द मैक्सिमम मिल्क फैट परसेंटेज ऑफ बफेलो मिल्क इज। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार भैंस के दूध का न्यूनतम दुग्ध वसा प्रतिशत होता है। ये आपको बताना है। क्लियर? फर्स्ट आंसर 2 से 3, 3 से 4, 8 से 8.5 और 5 से 6। तो ये आपको बताना है भैया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये FSSAI ये क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है। ये भारतीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें क्या करता है, उनमें न्यूनतम जो उनका कंपोजिशन होता है, उनमें जो भी अवयव होते हैं उनकी न्यूनतम मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है। और FSSAI इसकी स्थापना जो हुई थी अगस्त 2011 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 2011 में, 2011। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप सभी को पता होना चाहिए, नई दिल्ली। नई दिल्ली ही इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। मीन्स इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा आता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो कौन से एक्ट के अंतर्गत की गई थी तो FSSAI 2 एक्ट 2006। इस कानून के अंतर्गत किसकी, FSSAI की स्थापना की गई है नई दिल्ली में 2011 अगस्त में। ध्यान रखना, ये खाद्य पदार्थों में जो अवयव होते हैं उनकी न्यूनतम मात्रा को निर्धारित करता है ताकि लोगों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े और एक संतुलित भोजन व्यक्ति को मिलता रहे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भैंस के दूध में बफेलो मिल्क के अंदर न्यूनतम जो वसा निर्धारित की गई है वो है 5 से 6%। कम से कम इतनी वसा की मात्रा क्या होनी चाहिए, भैंस के दूध में होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां आपका जो आंसर है वो है डी। क्लियर हो गया? हाँ, यहां पर कुछ और भी ध्यान रखना भैया। यहां इसके अलावा भी पूछा आता है। तो इसके अलावा जैसे आपको यही संस्था ने अगर गाय के दूध में न्यूनतम कितना निर्धारित कर रखा है, फिर आपका जो टोंड दूध है, डबल टोंड दूध है, अलग अलग सपरेटा दूध है, इनके अंदर कितनी न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर रखी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग। पहले तो गाय की बात करते हैं भैया। गाय के दूध में फैट और SNF ये दोनों की बात करेंगे हम। तो गाय के दूध में न्यूनतम जो वसा निर्धारित की है FSSAI के अनुसार वो कितनी है तो वो है 3.2 और 8.3, 3.2% और 8.3%। ये FSSAI के अनुसार है। PFA मानक के अनुसार अलग है। कितनी है? 3.5 और 8.5। आए ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। फिर बफेलो की अगर बात करें तो बफेलो का तो आपके सामने है क्वेश्चन में, तो इसके लिए 6% है और SNF 9% है। इसके बाद अगर टोंड दूध की बात करें, किसकी? टोंड मिल्क, तो टोंड मिल्क में 3% और 8.5%। फिर अगर डबल टोंड की बात करें, डबल टोंड की अगर बात करें तो 1.5% और 9%। ये सब ध्यान रखना, ये पूछा आता है। क्लियर? इसके अलावा अगर सपरेटा की बात करें, किसकी? सपरेटा की, ये तो हो गया। अब सपरेटा की बात करते हैं भैया। तो सपरेटा या जिसको स्किम्ड मिल्क कहा जाता है, तो सपरेटा दूध में अगर देखें तो वसा कितनी न्यूनतम तो 0.5% से कम। क्लियर? और SNF कितना? 8.7%। ये FSSAI के अनुसार सपरेटा दूध के अंदर ये अवयव होने चाहिए। इसके अलावा अगर मिश्रित दूध की अगर हम बात करें
या मानकीकृत दूध जो मिश्रित दूध होता है मिक्स्ड, उसमें अगर देखें तो 4.5% और 8.5%। इन चीजों को ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने जो निर्धारित कर रखा है वो फुल क्रीम मिल्क। अगर फुल क्रीम मिल्क की बात अगर की जाए, यहाँ फुल क्रीम मिल्क, इसकी भी अगर हम बात करें तो 6% और 9%, वसा 6 और SNF सॉलिड नॉट फैट कितना 9% होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, ये अलग अलग पूछे जाते हैं। हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाँ, फैट इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, दूध में वसा इस रूप में मौजूद होती है। तो दूध में वसा किस रूप में होती है भैया, ये ध्यान रखना, सभी को पता होगा, इमल्सन के रूप में, पायस के रूप में। क्लियर, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम इमल्सन की बात करते हैं तो DM और DP, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो दोनों क्या होना चाहिए, द्रव और द्रव। क्लियर, जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, क्लियर, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव हो। आपने पढ़ा होगा कि भैया कोलाइडी तंत्र में 2 अवस्थाएं होती है, तो DM और DP अगर दोनों द्रव हैं तो ऐसी स्थिति में जो कोलाइडी तंत्र बनेगा उसको कहा जाता है पायस। क्या बोलते हैं, पायस या इमल्सन। तो दूध में भी अगर बोले तो पानी होता है कितना, तो गाय के दूध की बात करें तो 87% पानी, और वसा, तो वसा अगर बोले तो 3.5 से 4%। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर दोनों के दोनों द्रव हो गए। क्लियर, ये दोनों द्रव हैं तो द्रव में परिक्षिप्त द्रव, यहाँ DM पानी आपका क्या है, वो DM है, और DP क्या है, ये DP, ये वसा भी आपकी क्या है, ये भी द्रव है। तो ऐसी स्थिति में जो कोलाइडी तंत्र रहेगा वो पायस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि दूध में जो वसा होती है वो इमल्सन या पायस के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा और भी ध्यान रखना भैया, दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है, दुग्ध वसा जो होती है, उसको कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड। क्या कहा जाता है, दुग्ध वसा। दुग्ध वसा को क्या कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड। दूध में 95% ट्राइग्लिसराइड वसा होती है, इसको ध्यान रखना। कितनी होती है, 95% ट्राइग्लिसराइड वसा या फैट पाई जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो आपका जो, हाँ, दूध में एक बात और ध्यान रखना कि दूध में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला अवयव है, 5 अवयव होते हैं दूध के अंदर, उसमें सबसे अधिक प्रभावी जो होता है, सबसे अधिक प्रभावी अवयव वो क्या होता है, वो होता है वसा या फैट। दूध में सबसे ज्यादा जो कम ज्यादा जो प्रभाव होता है, मतलब दूध में अगर सबसे ज्यादा वेरिएशन अगर पाया जाता है तो वो किस में पाया जाता है, वो वसा में पाया जाता है। आप अगर सूखा चारा देना दो, जैसे ही चालू करोगे फैट कम हो जाएगा। बढ़िया, अगर आप कोई सा ऑयल केक या खली खिलाना शुरू करोगे, जैसे मूंगफली की खली, तो और बढ़ जाएगा। तेलीय खली में जैसे आप अगर बिनोले की खली, अगर कॉटन केक अगर खिलाना शुरू करोगे तो और फैट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार पशु के आहार पर डिपेंड करता है दूध में फैट की मात्रा। इस चीज को ध्यान रखना। तो कई बार ये पूछा है कि क्वेश्चन कि दूध में सबसे अधिक कौन सा अवयव इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। क्लियर, तो वो होता है, वो है वसा। और सबसे कम प्रभावी जो होता है, मतलब जिसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, वो है लैक्टोज। लैक्टोज सबसे कम प्रभावित होने वाला अवयव होता है दूध में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, द होम ट्रैक ऑफ जमुनापारी गोट इज। जमुनापारी बकरी का वास स्थान इलाका है, कौन सा इलाका है? तो आप सभी को पता है भैया, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जमुनापारी बकरी को ऑलरेडी इटावा ही कहा जाता है। जमुनापारी बकरी के दूसरे नाम क्या है? तो इसका एक नाम है इटावा। क्या है? इटावा।
इटावा भी इसका नाम होता है भैया, और इटावा इसका नाम होने के कारण इटावा कौन से राज्य का जिला है तो आप सभी को पता है, इटावा उत्तर प्रदेश का जिला है। इसके अलावा इसको चंबल क्वीन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चंबल क्वीन। चंबल क्वीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको पता होगा जमुनापारी बकरी के कान की लंबाई सबसे ज्यादा होती है 25 से 31 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इसके अलावा इसके जो कान होते हैं लंबे और नलिकाकार होते हैं जिसको हम ट्यूबुलर बोलते हैं। इसके अलावा बकरियों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सानेन बकरी जो होती है जिसको दूध की रानी कहा जाता है, जिसका ओरिजिन सेंटर क्या है? स्विट्जरलैंड। साथ ही साथ जो सानेन बकरी होता है उसका पर लैक्टेशन 800 लीटर मिल्क प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ गोट भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ मिल्क, दूध की रानी भी कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं कल इसी समय।